students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is respiration. Tickle your brain to answer. Why do you feel hungry after a physical activity? जब आप बहुत भागते हैं, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी में जब आप एंगेज होते हैं, उसके बाद आपको भूख क्यों लगती है? इसका एक सिंपल सा आंसर है क्योंकि बहुत सारी एनर्जी आपको लूज हो जाती है, इसलिए आप लो ऑन एनर्जी फील करते हैं. All living organisms need energy to do work. Energy is required to perform various functions of life such as nutrition, excretion, growth, movement, transportation and reproduction. Without energy, organisms cannot do any work. Even when you are reading this book, you need energy. You require energy even when you are sleeping, eating, running or doing physical activities. तो आपका चैप्टर का पूरा बेसिस ही यही है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, काम करने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज में, क्योंकि आप डेली बेसिस पे एंगेज होते हैं, किसी भी टाइप की फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है, खेलना, कूदना, रीडिंग, इवन आप जब बुक भी रीड करते हैं उसको पढ़ने के लिए भी आपको एनर्जी की जरूरत होती है. विदाउट एनर्जी ह्यूमन बीइंग्स और एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लैनेट कैन नॉट डू एनी work. Can you name some activities which your body is doing right now while reading the book? You are breathing, your heart is beating, the food that you have eaten is being digested, food is being absorbed into the body cells. So while you're doing something, for example अगर आप ये चैप्टर सुन रहे हैं, समझ रहे हैं या रीड भी कर रहे हैं या सिंपली आप बैठे हुए भी हैं, तो भी आपके इंटरनल बॉडी पार्ट्स में अलग अलग टाइप के फंक्शंस हो रहे हैं. एक्सटर्नली भी आप उन्हें फील कर सकते हैं. आप सांस ले रहे हैं, वो करने के लिए भी आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. आप अंदर आपने कुछ भी खाना खाया है, इनटेक करा है, कॉन्स्टेंटली आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर रही है, आपके सेल्स में सारे न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं. ये सारी एक्टिविटीज कॉन्स्टेंटली इररिस्पेक्टिव आप मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये चलती रहती हैं और इन सारी एक्टिविटीज के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. All these activities and many more require energy, but where does this energy come from? तो अभी तक हमें चैप्टर में एटलीस्ट ये पता चल चुका है कि इन सारी चीजों को करने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बट हर छोटी सी छोटी एक्टिविटी के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए होती है वो मिलती कहाँ से है, आती कहाँ से है? The energy, as you have learnt in chapters 1 and 2, comes from the food you eat. It is for the reason that your parents insist that you eat food regularly. तो आपका प्राइम सोर्स जहाँ से आपको एनर्जी मिलती है वो आपका फूड है. दैट इज वाई आपके पेरेंट्स कॉन्स्टेंटली आपको बोलते हैं कि एक रेगुलर इंटरवल पे खाना खाते रहिए. ब्रेकफास्ट करिए, स्कूल में एक फिक्स टाइम होता है लंच करने का, वापस घर पे आते हैं तो आप दूसरा लंच करते हैं, स्नैक्स का आपका टाइमिंग होता है, रात को आप डिनर करते हैं. आपकी हर एक पॉइंट पे रेगुलर इंटरवल्स पे आप फूड का इंटेक करते रहते हैं ताकि आपको एनर्जी मिलती रहे. नो इट टू, एवरी minute you breathe in 13 pints. 1 pint is equals to 0.473 liter of air. तो हर एक मिनट जब आप ब्रीथ कर रहे हैं 60 सेकेंड्स में अप्रोक्सीमेटली आप 13 पाइंट्स, एक पाइंट का वैल्यू है 0.473 लीटर्स, इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका रिजल्ट निकलेगा उतनी एयर एक मिनट में एक ह्यूमन बीइंग ब्रीथ करते हुए इनटेक करता है. Cigarette smoke contains over 4,800 chemicals, 69 of which are known to cause cancer. सिगरेट्स पीने के लिए भी, इसीलिए स्मोक करने के लिए इसलिए मना किया जाता है क्योंकि उसमें जितने भी आपके केमिकल्स होते हैं अराउंड 4,800 5,000 अप्रॉक्सीमेटली केमिकल्स होते हैं, जिसमें से 69 केमिकल्स ऐसे हैं जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं. More than half a liter of water per day is lost through breathing. सिर्फ ब्रीदिंग के प्रोसेस में ही ऑलमोस्ट आधा लीटर पानी आपका लॉस हो जाता है. इसीलिए पानी भी रेगुलर बेसिस पे पीते रहना चाहिए. In this chapter, you will learn about the process called respiration, which converts energy stored in food into a form which the body can use. तो इस चैप्टर में आप यही पढ़ने वाले हैं कि फूड से जब आप न्यूट्रिशंस लेते हैं वो किस तरीके से ब्रेक डाउन होते हैं, मॉलिक्यूलर एक्शंस होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, केमिकल फंक्शंस होते हैं, और उससे फिर आपका खाना ब्रेक डाउन होता है फर्दर एनर्जी को फॉर्म करने के लिए.
Why do living organisms respire? The first question that may come to mind is, why do living organisms need to breathe? All living organisms are made up of a number of cells. Each of these cells requires oxygen to break down food and obtain energy. The intake of air rich in oxygen, inhalation or breathing in, is the first step. The next step involves a series of chemical reactions which help in the release of energy. Several enzymes and catalysts, substances that speed up reactions, are called involved in this process. When food is broken down, the reaction produces water and carbon dioxide. Carbon dioxide is a toxic to the body, so it has to be moved out. The removal of carbon dioxide exhalation completes the cycle. अब फर्स्ट प्लेस पे हर एक ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है रिस्पायर करता है, बट इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है? फर्स्ट प्लेस पे इसकी रिक्वायरमेंट इसीलिए होती है क्योंकि हर किसी की बॉडी, इवन हमारी ह्यूमन बॉडी, एन नंबर ऑफ सेल्स से बनी हुई है. अब हर सेल को आपकी अलग अलग टाइप की न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है और प्राइम रीजन होता है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ताकि खाना ब्रेक डाउन हो सके और न्यूट्रिएंट्स उसके सारी बॉडी पार्ट्स में चले जाएं, स्प्रेड हो जाए. अब ये कैसे होगा, ब्रेक डाउन कैसे होगा? ऑक्सीजन आपको कैसे मिलेगा? आपको सबसे पहले तो इनहेल करना पड़ेगा, यानी कि आपको सांस लेनी पड़ेगी. इनहेल आप करते हैं, ऑक्सीजन जाता है, खाना ब्रेक डाउन होता है. अब ये जो डाइजेशन का पूरा प्रोसेस होता है, इसमें वाटर तो रिलीज होता ही है, इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है. नाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस विच इज रियली टॉक्सिक एंड हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स. तो ये अगर बॉडी में रहेगी तो बॉडी खत्म हो जाएगी, डेथ भी हो सकती है. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी के बाहर फेंकना इंपॉर्टेंट है. वो कैसे होता है? एक्सेलेशन से. तो इनहेलेशन से स्टार्ट होता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस और एक्सेल करके खत्म हो जाता है. इसीलिए रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट होता है. हेंस द respiration or cellular respiration is the process of releasing energy from the breakdown of food. It occurs inside the cells of all organisms. Respiration occurs all the time as long as organism lives. तो आपका ये जो respiration का process है, इसको आप cellular respiration भी कह सकते हैं. ये प्रोसेस होता है सिंपल टर्म्स में, जो आपका खाना ब्रेक डाउन होता है उससे एनर्जी रिलीज होती है. As long as you live or any living organism on this planet exists, जिंदा है, वो respire करता रहता है. Difference between aerobic and anaerobic respiration. Number one, breathing. It is a physical process of exchange of gases. No chemical reaction takes place. Cellular respiration, chemical reaction of oxidation of food takes place. So, aerobic और anaerobic respiration में क्या differences होते हैं? आपका जो ब्रीदिंग होता है, ब्रीदिंग में आपका अलग अलग टाइप के गैसेस एक्सचेंज होते हैं. ऑक्सीजन का आप इनटेक करते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है बॉडी के अंदर, वो आप बाहर की तरफ एक्सेल कर देते हैं. गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, बट इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है. ऑन द अदर हैंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जो कि आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल है, इसमें केमिकल रिएक्शन होता है. फूड आपका अलग अलग एसिड्स आते हैं, जूसेस मिक्स होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, फूड ब्रेक डाउन हो जाता है. Breathing, it takes a place outside the cell and cellular respiration, it takes place within the cell. अब breathing क्या होता है? सेल्स के बाहर टेक प्लेस करता है. आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं. लेकिन सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो है, नाम से ही पता चल रहा है सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, तो वो सेल्स के अंदर टेक प्लेस करता है. Breathing, there is no release of energy, and cellular respiration, there is release of energy. अब breathe जब आप करते हैं तो कोई energy आपकी release नहीं होती है, but cellular respiration में क्योंकि oxidation reaction होता है, food break down होता है, उसमें से आपकी energy release होती है. Types of respiration. We have learnt that respiration occurs in the presence of oxygen. It also occurs in the absence of oxygen. So respiration is primarily of two types. Number one, aerobic respiration, and second is anaerobic respiration. अब अभी तक हमारे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, बट रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन के भी होती है. इसीलिए रेस्पिरेशन के दो टाइप्स होते हैं. Number one is aerobic and number second is anaerobic. Before moving further, let's know it too.
At rest, we breathe 15 to 18 times a minute, exchanging about 500 ml of air. Out breathing rate increases to great extent when we do physical exercise. तो on an average जब आप resting position पे होते हैं तो 15 to 18 times आप एक मिनट में breathe करते हैं और उसमें around 500 ml of air आप exchange करते हैं. But यही आपका double triple हो जाता है, 4 times आपका fold हो सकता है अगर आप कोई physical activity में engage होते हैं. Usually आप खुद भी notice कर सकते हैं आपकी सांस बहुत ज़्यादा heavy हो जाती है. Now let's come back to aerobic respiration. The process of respiration that takes place in the presence of oxygen is called aerobic respiration. This results in the release of energy and in the formation of carbon dioxide and water. अब आपका aerobic respiration में सबसे important factor है कि ये oxygen के presence में होता है. Any kind of respiration which happens in presence of oxygen or due to the presence of oxygen is aerobic respiration. इसमें आपकी energy release होती है in the form of carbon dioxide and water. Aerobic respiration is represented by the equation food, which is glucose plus oxygen, gives out energy plus carbon dioxide plus water. यही जो आपका इक्वेशन है, अभी हमने चैप्टर में भी यही पढ़ा था. आप फूड का इंटेक करते हैं, इनहेल करते हैं. अब ये जो फूड है, दिस इज नथिंग बट ग्लूकोज, जो फर्दर आपका ब्रेक डाउन करके रिलीज करता है एनर्जी, जिससे आप सारी फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं. फूड आप इंटेक करते हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, उसके साथ फिर केमिकल रिएक्शन होता है, देन इट प्रोड्यूसेस और रिलीजेस एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आप एक्सेल आउट कर देते हैं, एंड वाटर जो भी आप रेस्पिरेशन के प्रोसेस में गिव आउट करते हैं. Aerobic respiration is most efficient form of respiration. The reaction involved in the process is similar to that of combustion or burning. However, there are some differences between the two. तो आपके जो दोनों examples है अभी aerobic और anaerobic respiration में, सबसे जो efficient होता है it is aerobic, क्योंकि इसमें आपका combustion और burning का process similar होता है. But still there is a difference between the two. What are these differences? Let's study about them. Aerobic respiration, combustion. Energy is given out gradually. Aerobic respiration में gradually का मतलब होता है धीरे धीरे. तो energy aerobic respiration में बहुत ही धीरे धीरे आपकी रिलीज होती है. On the other hand, in combustion, energy is given out suddenly. जैसे ही combustion होता है, किसी भी चीज पे अगर कोई माचिस की तिल्ली लगा देंगे, आग लगा देंगे, तुरंत ही आपको रिएक्शन मिल जाता है. तो एनर्जी बहुत जल्दी रिलीज होती है. Energy is given out in the form that can be used by the organism. एरोबिक रेस्पिरेशन में जो आप फॉर एग्जांपल इसका एरोबिक रेस्पिरेशन का एक एग्जांपल डाइजेशन भी है. तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, हमारे अंदर डाइजेशन का प्रोसेस चालू रहता है, कंटिन्यूड रहता है. अगर आपने खाना खाया है तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है ग्रेजुअली, वो आपकी बॉडी अलग अलग फिजिकल एक्टिविटीज करने के लिए यूज करती रहती है. बट इन कंबशन एनर्जी इज गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट. कंबशन में क्या होता है, आप अगर कोई कैंडल भी जलाते हैं तो उसमें जब कंबशन होता है, फायर लगता है, तो हीट, आप आसपास से अगर उसके ऊपर हाथ रखेंगे तो आपको गर्म भी लगेगा और आपको लाइट भी दिखाई देगी. Energy is stored in the body in the form of ATP, adenosine triphosphate, energy-rich molecules, which can be used wherever needed. अब aerobic respiration में क्या होता है, ATP के फॉर्म में आपकी एनर्जी बॉडी में ही स्टोर्ड रहती है. एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये क्या होता है, ये आपका एनर्जी के फॉर्म में, इसी फॉर्म में आपकी बॉडी स्टोर कर लेती है जैसे ही एनर्जी रिलीज होती है, और जिसकी वजह से ही आप अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज कर पाते हो. एंड इन कंबशन द एनर्जी इज स्टोर्ड एज एटीपी. स्टोर हो जाती है, सेम प्रोसेस एटीपी के फॉर्म में ही स्टोर होती है, बट यूज में ज्यादा नहीं आ पाती है. एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, the process of respiration that takes place in the absence of oxygen is called anaerobic respiration. Aerobic में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, इसमें absence of oxygen, यानी कि ऑक्सीजन नहीं होता है. This results in the release of energy and in the formation of carbon dioxide and ethyl alcohol, an organic compound. It is represented by the following equation: food, glucose, energy plus carbon dioxide plus ethyl alcohol. तो यहाँ पर क्या है आपका, पहले वाले में क्या था, एरोबिक में आपका क्या गिव आउट हो रहा था, पहली बात तो ऑक्सीजन प्रेजेंट था, तो गिव आउट हो रहा था वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. यहाँ पे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्योंकि आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगा,
और उसके अलावा इथाइल अल्कोहल रिलीज हो जाएगा। क्या इक्वेशन है? फूड विच इज ग्लूकोज गिव्स आउट, क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथाइल अल्कोहल। Aerobic respiration is more efficient than anaerobic one as more energy is produced during aerobic respiration। अब सिंपल सा है, क्योंकि एरोबिक में आपकी एनर्जी रिलीज होती है, ऑर्गेनिज्म उसे यूज भी कर पाता है, एटीपी के फॉर्म में होती है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन इज बाय फार द एफिशिएंट, मोस्ट एफिशिएंट वन एज कंपेयर टू द anaerobic one। It occurs in certain organisms like yeast and some bacteria. These organisms are called anaerobes. In humans, anaerobic respiration can be carried on only for a short time. It occurs in our muscle cells when there is not enough oxygen supply. This happens when we are doing heavy work of exercise, running fast, etc. Muscular cramps may develop as a result of heavy exercise or fast running. In fact, when muscle cells respire anaerobically, there is a partial breakdown of glucose and lactic acid is produced. Accumulation of lactic acid causes muscle cramps. अब आपका जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो आपके जो छोटे छोटे माइक्रोब्स या बैक्टीरियाज होते हैं, यीस्ट होता है, इसमें फॉर्म होते हैं, इनको एनारोब्स कहा जाता है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन बहुत ही ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए ह्यूमन बींग्स में भी पॉसिबल है, बट ये ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं होता है। बहुत लंबे टाइम के लिए अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता रहेगा तो मसल क्रैम्प्स हो जाता है। कैसे होगा? जब आप बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो आप कभी नोटिस करेंगे, कभी बहुत ज्यादा भागते भागते या बहुत लंबे टाइम से चले जा रहे हैं, एनर्जी सप्लाई नहीं हो रही है, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो आपके अलग अलग बॉडी पार्ट्स में कभी कभी क्रैम्प्स आने लग जाते हैं, पेन होने लग जाता है, मस्कुलर क्रैम्प्स इसको बोलते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि उस बॉडी पार्ट तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं आ पाती है। जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और वहां पर उसी एरिया में जहां पे क्रैम्प आता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। तो जब ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है तो आपकी जो बॉडी है उस एरिया पे मसल क्रैम्प आ जाता है। इसका एक सिंपल सा उपाय है, अगर आपको कभी मसल क्रैम्प आ रखा है, इंस्टेंटली आपको रिलीज चाहिए, थोड़ी देर के लिए पहले तो बैठ जाइए और एक ग्लास पानी का पी लीजिए, आपको कुछ देर में बेटर लगने लग जाएगा। Food which is glucose in muscle cells in the absence of oxygen, lactic acid plus energy। अब क्या होता है? खाना ग्लूकोज है, ऑक्सीजन या तो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, उस एरिया में सप्लाई नहीं हो रहा है, मसल सेल्स हैं, तो क्या रिलीज कर देगा? लैक्टिक एसिड। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैक्टिक एसिड रिलीज होता है, इसी की वजह से आपको मसल क्रैम्प्स आते हैं। Relief from muscle cramps can be obtained by a hot water bath or a massage. Circulation of blood in the body is improved by these acts. As a result, the supply of oxygen, which becomes short during heavy exercise, causing the muscles to respire anaerobically, to the muscles increases. Increase in supply of oxygen brings about complete breakdown of lactic acid into carbon dioxide and water. क्या करना है आपको? इसीलिए आपने कभी नोटिस भी करा होगा कि डॉक्टर्स या फिर इन जनरल हमारे पेरेंट्स, एडल्ट्स बोलते भी हैं कि अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है या फिर क्रैम्प्स आ रहे हैं तो एक हॉट वाटर बाथ ले लो। इससे क्या होता है? आपका ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है, फ्लो प्रॉपर हो जाता है, मसाज से ये ठीक किया जा सकता है, तो आपका जो लैक्टिक एसिड होता है वो वापस आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में फॉर्म हो जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। Aerobic respiration occurs in the presence of oxygen. ऑक्सीजन की जरूरत होती है। On the other hand, anaerobic respiration occurs in the absence of oxygen. Aerobic respiration, food is completely broken down into carbon dioxide and water. इसमें आपका क्योंकि ऑक्सीजन होता है तो आपका खाना completely कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन हो जाता है। Anaerobic food is partially broken down into alcohol and carbon dioxide. इसमें अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड मच लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। Overall equation of aerobic respiration, food which is glucose in the presence of oxygen gives out carbon dioxide plus water plus energy. And overall equation of anaerobic respiration, food which is glucose in the absence of oxygen gives out alcohol plus carbon dioxide plus energy. Next is cellular respiration. The body takes the oxygen to all cells of the body. Blood has a substance called hemoglobin which bind cells with oxygen to form oxyhemoglobin.
It is in the form that oxygen is carried through the blood. Cellular respiration occurs in the cells. During cellular respiration, the sugar molecules in food are oxidized to form carbon dioxide and water, and energy is given out. The reaction involved in oxidation is as follows. CH8H12O6, which is glucose, plus 6O2, which is oxygen, gives out 6CO2 carbon dioxide plus 6H2O water plus एनर्जी. अब सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, बॉडी जितना भी ऑक्सीजन लेती है सेल्स तक पहुंचाती है. अब ब्लड में एक सब्सटेंस होता है विच इज हीमोग्लोबिन, एंड दिस हीमोग्लोबिन विच बाइंड्स इटसेल्फ विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ खुद को बाइंड कर लेता है. क्या फॉर्म करने के लिए? ऑक्सी हीमोग्लोबिन. अब ये जो ऑक्सीजन है इट इज कैरीड थ्रू द ब्लड. यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है, पूरे ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी फॉरवर्ड करवाता है. अब नाउ ड्यूरिंग दिस सेलुलर रेस्पिरेशन जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं फूड में वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म हो सके और एनर्जी भी इसमें रिलीज हो सके. क्या इसका फॉर्मूला है? C6H12O6 plus 6O2 oxygen gives out a 6CO2 which is carbon dioxide plus water which is 6H2O plus energy. This is similar to the chemical reaction that occurs during burning or combustion. However, the two processes differ from each other. The carbon dioxide is transported back to the lungs through the blood. अब ये जो chemical reaction हमने अभी पढ़ा है इट इज समवट सिमिलर टू द बर्निंग और कंबशन वाला प्रोसेस. क्या डिफरेंस है? बस इसमें कंबशन वाले प्रोसेस में जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वो गिव आउट हो जाता है, बट आपके जो दूसरा वाला प्रोसेस है उसमें आपका जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है इट इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द लंग्स थ्रू द ब्लड. नो इट टू. We sneeze when particles such as dust, pollen grains enter and irritate our nasal cavity. Sneezing helps in removing these irritants and also cleans the nasal cavity. अब छींक आती है कभी कभी, कभी धूल मिट्टी की वजह से आ जाती है. क्यों होती है? क्योंकि जैसे ये डस्ट पार्टिकल्स हमारे नेजल नोज के अंदर एंटर करते हैं तो इरिटेशन कॉज करते हैं. उसकी वजह से स्नीज आती है, एंड व्हेन वी स्नीज आउट ये सारे डस्ट पार्टिकल्स बाहर चले जाते हैं. इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा हाथ में या फिर हैंकरचिफ रखिए ताकि डस्ट पार्टिकल्स एयर में सस्पेंड ना हो. Activity 1. Aim to show that carbon dioxide is given out during breathing. Materials required: test tube, lime water which is made by dissolving slaked lime in water. Method: take a drinking straw in your mouth. Through this straw blow air in the lime water. Observation: the lime water turns milky. Conclusion: this proves that carbon dioxide is exhaled when we breathe out, and air carbon dioxide reacts with lime water to make calcium carbonate. Lime water is calcium hydroxide. अब इस एक्टिविटी में आपको ये पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीदिंग के प्रोसेस में रिलीज हो जाता है. सबसे पहले आपको एक ड्रिंकिंग स्ट्रॉ आपके माउथ पे लेना है. आप उसी स्ट्रॉ से आपको ब्लो करना है, एयर ब्लो करनी है माउथ के प्रोसेस से. आपका जो लाइम वाटर है वो धीरे धीरे मिल्की सा होने लग जाएगा, बबली सा होने लग जाएगा, व्हाइट आपको स्ट्रक्चर उसके ऊपर दिखने लग जाएगा. ये क्यों होता है? क्योंकि जब आप ब्लो आउट करेंगे तो आपके माउथ से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही आप ब्रीद आउट करेंगे. अब ये जब लाइम वाटर के साथ मिलेगा तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, जिसकी वजह से आपका जो लाइम वाटर है वो मिल्की सा दिखना शुरू हो जाएगा. ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स. Different animals have different ways in which the exchange of oxygen and carbon dioxide occurs in their bodies. Some of these ways are as follows. Through cell membrane or skin. तो अलग अलग animals जो होते हैं they breathe differently. In unicellular organisms such as amoeba and paramecium, exchange of gases takes place by diffusion through the cell membrane. In Hydra and earthworm, exchange of gases takes place by diffusion through the moist outer surface. अब क्या है, आपके कुछ कुछ जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अमीबा और पैरामीशियम, बहुत ज़्यादा गैसेस को ये एक्सचेंज करते हैं. कैसे होता है? डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है. इनकी जो सेल मेम्ब्रेन यानी कि आउटर स्किन जो होती है, अलग अलग मेम्ब्रेन्स आपको दिखाई देंगे, माइक्रोस्कोप से ये दिखाई देते हैं, उनमें डिफ्यूजन होते हैं गैसेस के और उससे फिर वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं. सेकेंड इज थ्रू एयर होल्स.
Insects such as cockroaches, grasshoppers, etc. have openings called spiracles on their bodies. Air enters through these openings and reaches all parts of the body through respiratory tubes called trachea and their branches called tracheoles. अब आपका एयर होल्स जैसे कॉकरोचेस वगैरह हैं, इसमें छोटी छोटी से आपके जो ग्रासहोपर्स होते हैं, कॉकरोचेस होते हैं, उसमें छोटी छोटी सी ओपनिंग्स होती हैं उनकी बॉडी में, इनको आप स्पाइरिकल्स बोलते हैं. और एयर इन्हीं स्पाइरिकल्स के थ्रू एंटर करती है इनकी बॉडी में थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्यूब्स, जिसको नाम है ट्रैकिया, एंड उसके जो ब्रांचेस होते हैं इट इज नोन एज ट्रैक्यूल्स. नेक्स्ट इज थ्रू गिल्स. Fishes use gills for exchange of gases. Gills are made up of a large number of filaments richly supplied with them blood veins called capillaries. As water enters through the mouth, it flows over the gills. The blood in the capillaries absorb oxygen and gives out carbon dioxide through its walls. अब आती हैं आपके fishes. Fishes के पास special organ होता है which is gills, ताकि वो गैसेस को एक्सचेंज कर सके. जो ऑक्सीजन होता है वाटर में ऑलरेडी डिसॉल्व्ड होता है और इसी डिसॉल्व्ड वाटर को ये गिल्स के थ्रू ब्रीद इन करती हैं. ये आपकी अलग अलग से लार्ज फिलामेंट्स होते हैं. गिल्स जो होते हैं अलग अलग फिलामेंट्स होते हैं, इस तरीके के आपको दिखाई देंगे. ऐसे कुछ होते हैं जो गिल्स का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उनको फिलामेंट्स बोलते हैं. एंड दीज आर रिचली सप्लाइड विद देम विद ब्लड वेन्स विच इज नोन एज कैपिलरीज. जैसे ही आपका वाटर एंटर करता है वो गिल्स के थ्रू फ्लो करता है और जितनी भी कैपिलरीज होती हैं वो ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब कर लेती हैं. नेक्स्ट इज थ्रू लंग्स. A tadpole has gills, but as it grows into a frog, it develops air bags called lungs for gaseous exchange. Though frogs have lungs, they can also breathe through their moist skin just like earthworms. Birds and mammals also have highly developed lungs where gaseous exchange takes place. अब lungs, human beings के पास भी lungs होते हैं, birds के पास भी lungs होते हैं, highly developed होते हैं जिसमें gaseous exchange होता रहता है. टैडपोल जो होता है यानी कि फ्रॉग का बेबी, उसको टैडपोल बोलते हैं. टैडपोल के पास गिल्स होती हैं, बट जैसे जैसे वो एक एडल्ट में ग्रो करने लग जाता है यानी कि टैडपोल से फ्रॉग बनने लग जाता है तो उसके गिल्स धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं और लंग्स रिप्लेस कर देते हैं. नाउ इवन दो फ्रॉग्स के पास लंग्स होता है, स्टिल आप कभी नेक्स्ट टाइम फ्रॉग को देखेंगे, टच मत करिएगा, लेकिन दूर से भी देखेंगे तो उसकी स्किन आपको थोड़ी शाइनी स्टिकी सी दिखाई देगी. ये मॉइस्ट स्किन होती है फ्रॉग की, इसीलिए उसी मॉइस्ट स्किन के थ्रू वो अंडर वाटर भी ब्रीथ कर सकते हैं. Respiration in plants. Since plants are living things, they also respire by taking in oxygen and giving out carbon dioxide. Plants do not have any organs for breathing. The exchange of oxygen and carbon dioxide takes place through small pores called stomata, singular stoma, present in the leaves and stem. Stomata, along with its nearby guard cells and other cells, are called the stomatal apparatus. The expansion and contraction of guard cells, which occurs due to the supply of moisture and light, results in the opening and closing of the stomata. The rate of exchange of gases in plants is much slower than in animals. अब कुछ प्लांट्स जो होते हैं, क्योंकि प्लांट्स भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे ऑल्सो रिस्पायर. कैसे? ऑक्सीजन टेक इन करते हैं एंड दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. अब प्लांट्स जो होते हैं उनके पास कोई ऑर्गन्स नहीं होते हैं, इनका जो सप्लाई होता है ये एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का. ये लीफ के अंडर साइड पे छोटी छोटी सी ओपनिंग्स होती हैं जिसको स्टोमाटा बोलते हैं. सिंगुलर फॉर्म इसका स्टोमा होता है. लीफ के अंडर साइड पे ये प्रेजेंट होती है. अब इसमें भी आपके ये लीव्स में भी होती है, स्टेम्स में भी होती है, एंड इसके आसपास जो नियर बाय गार्ड सेल्स होते हैं वो एक स्टोमेटल apparatus की तरह फॉर्मेशन कर लेते हैं, एक्सपैंड करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. और जैसे जैसे ये एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मॉइस्चर जो होता है और लाइट होती है वो सप्लाई करती रहती है, विच रिजल्ट्स इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा. ये जो रेट ऑफ एक्सचेंज है प्लांट्स में गैसेस का, इट इज वेरी मच स्लोअर एज कंपेयर टू दैट इन एनिमल्स. Some of the energy released during respiration is used by the organism. The rest is lost as heat. अब बहुत हद तक जो एनर्जी होती है वो रेस्पिरेशन में ही ऑर्गेनिज्म उसको यूटिलाइज कर लेता है. जितनी बच जाती है हीट के फॉर्म में
रिलीज हो जाती है। एक्टिविटी 2, aim to demonstrate the plants respire through stomata. Keep a leafy plant in the dark for a few days. Pick 2 leaves and coat the underside with petroleum jelly. Place the plant on a sunny window sill for a week and observe. Leaves begin to die as time goes by. This is because there is no way for air to enter. अब आपको क्या करना है, आपको इससे पता चलेगा कि लीव्स स्टोमेटा के थ्रू ही रिस्पायर करती हैं। एक लीफी प्लांट आपको लेना है, कुछ दिनों के लिए आपको उसको डार्क रूम में रख देना है, उसमें से आपको 2 लीव्स निकालनी है, उसका जो अंडर साइड है यानी कि पत्ती का नीचे वाला पार्ट, उसमें आपको पेट्रोलियम जेली लगा देनी है। उसको विंडो के पास आप रखिए, थोड़े धीरे धीरे आप देखेंगे हर जैसे दिन बीतते जाएंगे वो लीफ भी डेड होती जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने पेट्रोलियम जेली लगा दिया है, स्टोमेटा में कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है गैसेस का, तो लीफ रिस्पायर नहीं कर पाएगी। Respiration in humans. Respiration in humans is composed of 2 sets of processes. One set is responsible for cellular respiration and another set is responsible for exchange of gases. You have read that oxygen is required for respiration and carbon dioxide is released in the end of respiration. So there should be some mechanism for exchange of these gases. This mechanism is composed of 2 processes. In the process, oxygen is taken in the body and is mixed with the blood. In another process, carbon dioxide is removed from the blood and expelled out of the body. अब humans में जो respiration होता है उसमें 2 set होते हैं processes के। एक set जो होता है it is responsible for the cellular respiration और दूसरा होता है exchange of gases। कैसे होता है ये? आप इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, अलग अलग केमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी में, खाना आपका ब्रेक डाउन होता है, तो ये आपका सेलुलर रेस्पिरेशन है। अब इसी में आपकी बहुत सारी जो चीजें रिलीज हो रही हैं, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो इस प्रोसेस में फॉर्म होता है। दूसरे प्रोसेस में क्या होता है, एक्सेल आप करते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से एक्सपेल आउट कर देते हैं। तो 2 फॉर्म्स होते हैं, एक होता है सेलुलर रेस्पिरेशन and another one is responsible for the exchange of gases. Respiratory system is composed of following organs: nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi and lungs. तो ये सारे जो आपको अलग अलग organs दिखाई दे रहे हैं internal structures पे आते हैं और यहाँ से आपका respiration का process इन्हीं सारे organs की वजह से होता है, beginning with the nasal cavity. The hollow space inside the nose is called a nasal cavity. We breathe in air through nose. There are numerous hair inside nasal cavity which trap dust and prevent them from entering further. The nasal cavity secretes mucus to keep itself wet. Mucus further helps in trapping dust. Hairs and mucus work like a filtering system to send clean air inside. तो कहाँ से आपका breathing या respiration का process start होता है? Nasal cavity से। जो आपकी nose का hollow खाली part होता है जो आपको दिखाई देता है nose holes के through, वो आपकी nasal cavity होती है। बहुत सारे hair यहाँ पर होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। नोज आपकी म्यूकस भी रिलीज करती रहती है। अब हेयर और म्यूकस का काम क्या होता है? आप जब सांस लेते हैं, क्योंकि एयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, नेचुरल सी बात है, आप ब्रीद इन करेंगे तो ये डस्ट पार्टिकल्स भी आपकी बॉडी में जाएंगे। नाउ दीज डस्ट पार्टिकल्स आर नॉट एट ऑल गुड फॉर योर इंटरनल ऑर्गन्स। बहुत आप कुछ कपड़ा भी जब आप बहुत दिनों तक एक ही रिपीट पहनते हैं, ये एक दिन भी अगर आप पहनेंगे, उसको जब आप धोते हैं तो आपका पानी धीरे धीरे काला होता जाएगा क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं। तो एक साथ अगर ये सारे डस्ट पार्टिकल्स बॉडी के अंदर जाएंगे तो वो और भी ज्यादा हार्मफुल होंगे, हमारी बॉडी हेल्दी रह ही नहीं पाएगी। तो ये हेयर और म्यूकस जो होता है सारे डस्ट पार्टिकल्स को फिल्टर आउट कर देता है। सो द नेजल कैविटी एंड द हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट इनसाइड द नेजल कैविटी एक्ट्स एज अ फिल्टरिंग सिस्टम फॉर अस। नेक्स्ट इज pharynx. The pharynx comes after nasal cavity. There is a common opening for pharynx and buccal cavity. This is a kind of safety mechanism because it allows breathing even in case of a blocked nose. Because of common opening, food can accidentally enter the pharynx. If somebody is not careful while eating, this can be a cause of little discomfort. अब क्या है? pharynx क्या होता है? pharynx आपका common
सिस्टम या कॉमन ऑर्गन आप कह लीजिए। बकल कैविटी की ओपनिंग और नोज नेजल कैविटी जहाँ पे ऑलमोस्ट एंड कर जाती है, उसका कॉमन पॉइंट होता है ये। इसलिए कभी कभी होता है कि हम ढंग से खाना नहीं खाते हैं तो खाना अटक जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाती है। इसी वजह से होता है क्योंकि फेरिंग्स जो रीजन है वहां पर आपका खाना गलती से जा सकता है, जिसकी वजह से ढंग से एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाती हैं। अब इसका काम क्या है फेरिंग्स का? एक काइंड ऑफ ये डिफेंस मैकेनिज्म या सेफ्टी मैकेनिज्म की तरह होता है। कभी कभी नाक ब्लॉक हो जाती है तो उसके थ्रू भी सांस ली जा सकती है। नेक्स्ट ऑर्गन इज लैरिंग्स। द लैरिंग्स कम्स आफ्टर फेरिंग्स। अब लैरिंग्स आपका इस साइड होता है, वॉइस बॉक्स भी इसे कहा जाता है, यहां से भी सांस एंटर करती है। नेक्स्ट इज ट्रेकिया। Trachea is composed of cartilage rings and starts from throat. Because of cartilage, trachea does not collapse in the absence of air in it. Trachea is also called the windpipe. अब trachea आता है windpipe, ये throat पे होती है आपकी windpipe, और ये इसमें cartilage जो होते हैं, क्योंकि trachea collapse नहीं करती है in the absence of air in it, and it is also referred to as windpipe. Next is bronchi. Trachea is further branched into two bronchi with each bronchus going to a lungs. अब ये ट्रेकिया जो यहाँ से आपका होता है फर्दर वो आपका दो ब्रोंकाइज में डिवाइड होता है, और हर एक ब्रोंकाई जो होता है वो हर एक लंग की तरफ जाता है। यहाँ से ये ब्रोंकाई आपका ट्रेकिया के साथ कनेक्टेड है और ये दोनों लंग्स की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट ऑर्गन इज लंग्स। There are two lungs, the right and the left lung. Lung is a big sac structure and is pink in color. Inside lungs, bronchus is further branched into many bronchioles. Both bulb-like air sacs are found at the end of the bronchiole. Air sacs are called alveoli. Alveoli are made of a very thin membrane, and because of this, oxygen readily goes from the alveoli to blood and carbon dioxide readily goes from blood to alveoli. अब ये आपका ट्रेकिया है, दोनों साइड लेफ्ट राइट दोनों ही साइड आपके लंग्स प्रेजेंट हैं। इसके अंदर भी आपके छोटे छोटे से ओपनिंग्स हैं, इसको आप ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। बल्ब लाइक सैक्स होते हैं ये जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं या एयर सैक्स जो होते हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज एल्वियोलाई। ये आपको छोटे छोटे से दिखाई देंगे, एयर सैक्स होते हैं ये एल्वियोलाई जो होते हैं बहुत ही थिन मेम्ब्रेन होती है, जैसे आपको यहाँ पे छोटी छोटी सी लाइंस दिखाई दे रही हैं। इसमें जो ऑक्सीजन होता है इट रेडिली गोज फ्रॉम द एल्वियोलाई टू ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रेडिली गोज फ्रॉम ब्लड टू एल्वियोलाई। तो यहाँ से आपका जो होता है ऑक्सीजन जाता है ब्लड में और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जाता है वापस यहाँ से, जो आप एक्सहेल कर देते हैं। डायफ्राम। The diaphragm is like a big membrane which separates a thoracic cavity from abdominal cavity. The chamber which contains a heart and lung is called the thoracic cavity. The chamber which contains a stomach, intestine, etc. is called the abdominal cavity. अब आपका डायफ्राम जो होता है लंबी सी आपकी एक बड़ी सी मेम्ब्रेन होती है जो कि आपकी थोरैक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से डिवाइड करती है। आपकी जो थोरैसिक कैविटी होती है उसमें आपका हार्ट होता है, लंग्स होता है, और आपकी एब्डोमिनल कैविटी में स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। तो डायफ्राम का काम होता है इन दोनों कैविटीज को सेपरेट करना। नो इट टू। The pharynx actually has two apertures, one opening into the windpipe and the other into the esophagus. The apertures opening into the windpipe is guarded by a flap-like structure called the epiglottis. It closes the windpipe when you swallow food so that the food particles do not enter it. If food or water ever enters the windpipe, you cough it out. This is the body's method of removing the food or water from it. अब फेरिंग्स जो होता है इट एक्चुअली हैज टू अपर्चर्स, दो चीजें होती हैं उसके साथ। वन ओपनिंग जो होती है, जो दो अपर्चर्स में से एक ओपनिंग जाती है वो विंड पाइप की तरफ जाती है, दूसरी जो है वो इसोफेगस की तरफ जाती है जो आपकी फूड पाइप भी होती है। अब इन अपर्चर का काम क्या होता है? जो विंड पाइप की तरफ है इट इज गार्डेड बाय अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज एपिग्लॉटिस।
इसीलिए जब भी आपके विंड पाइप पे ये होता है, ये क्लोज कर लेता है जैसे ही आप कोई खाना स्वॉलो करते हैं। बट कभी कभी कुछ फूड पार्टिकल्स आपके जब विंड पाइप में चले जाते हैं, खाते खाते खांसी आ जाती है। वो क्यों आती है? क्योंकि विंड पाइप पे ये जाता है तो बॉडी का नेचुरल मेथड होता है इस फूड या पानी को उस विंड पाइप से रिमूव करने का। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। The movement of diaphragm facilitates breathing. When the diaphragm expands, the rib cage also expands. It creates a low pressure inside lungs. As a result, the air goes inside the lungs. When the diaphragm contracts and the rib cage also contracts, it creates high pressure in lungs. As a result, the air goes outside the lungs. अब एक्चुअल में ये जो आपने रिस्पायर कर लिया है, आपके अंदर एयर जा चुकी है, अब ये लंग्स के अंदर और लंग्स से बाहर किस तरीके से निकलती है? डायाफ्राम होता है, जैसे ही डायाफ्राम एक्सपैंड करता है यानी कि फूल जाता है, उसी के साथ साथ रिब्स भी एक्सपैंड कर जाते हैं। ये डायाफ्राम है, ये सारी आपकी रिब्स हैं। डायाफ्राम ने एक्सपैंड किया, रिब एक्सपैंड करेगा, जैसे ही एक्सपैंड करेगा वैसे ही एक लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाएगा लंग्स के अंदर, एयर राशन कर जाएगी। जैसे ही अब ये डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसी के साथ साथ रिब्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, रिब्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, हाई प्रेशर बन जाएगा, सारी हवा बाहर चली जाएगी। ये बिल्कुल इस तरीके से होता है। आप एक प्लास्टिक की बॉटल भी अगर लेंगे, जब तक वो नॉर्मल है उसके अंदर हवा आप भर सकते हैं। जैसे ही आप उसको पिचकाना शुरू करते हैं, एक हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाता है जिससे आपकी सारी की सारी हवा बाहर आ जाएगी। उसी बॉटल को अपने मुंह के पास आप पिचकाएंगे तो हवा आपको फील भी होगी। इसी तरीके से आपका ब्रीदिंग मैकेनिज्म काम करता है। Activity 3. Aim to show the role of diaphragm in the mechanism of breathing. Method to demonstrate how the diaphragm works during breathing. For this experiment, we need a bell jar with a cork straws, a rubber sheet, a thread for tying a balloon. With the help of the thread, tie the rubber sheet to the bottom of the bell jar. This represents the diaphragm. Now set up the arrangement with straws in the balloon as shown in figure such that the balloon depicts the lungs, cork the bell jar. Now pull the rubber sheet down. What happens to the balloon? Observation: when the rubber sheet is pulled down, the balloon gets filled with jar air because the cavity increases and air rushes in. This is exactly what happens in inhalation. The diaphragm expands and the air rushes into the lungs. When the rubber sheet is pushed up, the balloon collapses again. This is similar to exhalation. When the diaphragm contracts, the air rushes out of the lungs. आपको इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या चाहिए? आपको एक बेल जार चाहिए, कॉर्क चाहिए, स्ट्रॉ चाहिए और एक शीट चाहिए। इस तरीके से आपको दोनों के दोनों बेल जार्स ले लेने हैं, उसके अंदर कॉर्क्स रखने हैं और नीचे की तरफ भी आपको एक बलून लेना है। ये आपका एक डायाफ्राम की तरह फॉर्म हो जाएगा। अब जैसे जैसे आप उस डायाफ्राम को ऐसे खींचेंगे, खींचते ही आपके वो बलून्स भी बड़े हो जाएंगे, एक्सपैंड हो जाएंगे, यानी कि एयर रश इन कर जाएगी। जैसे ही छोड़ देंगे, सारी की सारी हवा रश आउट कर जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से आपका जो डायाफ्राम होता है वो भी एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसके साथ आपकी एयर रश इन और इट गशेस आउट। Keep in mind, aerobic respiration. Process of respiration that takes place in the presence of oxygen is called aerobic respiration. Anaerobic respiration, the process of respiration that takes place in the absence of oxygen is called anaerobic respiration. क्या डिफरेंस होता है दोनों टाइप के रेस्पिरेशन में? एरोबिक में ऑक्सीजन चाहिए होता है, प्रेजेंट होता है। एनाएरोबिक में एब्सेंस होती है ऑक्सीजन की। Stomata, the phenomena by which heat passes or travels in a solid from hot end to cold. Breathing, the process of inhalation and exhalation is known as breathing. Hemoglobin, the process of inhalation and exhalation is known as breathing. Spiracles, small openings on the sides of bodies of insects through which exchange of gases takes place. So stomata are the tiny small openings which are there on the back side of the leaves. उससे exchange of gases plants में होता है. Breathing is a simple process जहाँ पे आपकी gases की exchange होती है. Inhalation होता है, exhalation होता है. Hemoglobin आपकी blood में present होता है. And spiracles are small openings on the sides of bodies of insects जिसकी वजह से वो breathing करते हैं, जैसे in the case of cockroaches. Let's wrap it up. Respiration is the process of releasing energy from digested food by its oxidation. It consists of breathing and cellular respiration.
Aerobic respiration occurs in the presence of organisms like man, and anaerobic respiration takes place in the absence of oxygen, for example, yeast. Respiration is not the same as breathing. Breathing is a physical process in which exchange of gases takes place with the surroundings. Humans have a well-organized respiratory system for exchange of gases. It consists of nostrils, larynx, trachea, lungs, and the diaphragm. In plants, exchange of gases takes place through stomata present in the leaves and through pores called lenticles present in the stem and the fruit. Different animals have different mechanisms for exchange of gases, like fishes have gills, insects have spiracles, some animals like hydra and earthworm breathe through their skin. Whales breathe through blowholes. So basically in this chapter we have studied about the respiration process which happens in all the living organisms present on this earth. It happens differently in different kinds of organisms. Plants में अलग तरीके से होता है, animals में अलग तरीके से होता है, within animals भी अलग अलग तरीकों से होता है. Earthworms होते हैं जो अपनी स्किन के थ्रू करते हैं, membranes के थ्रू करते हैं. Cockroaches भी अपने उनकी स्किन में स्पाइरकल्स होते हैं. Then comes your frog. बेबी tadpole में गिल्स होती हैं, बट जैसे जैसे ग्रो कर जाता है लंग्स आ जाती हैं. बट फ्रॉग्स आपके जो वाटर होता है उसमें भी सांस ले सकता है, अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू ऑक्सीजन को अपने बॉडी में वो एब्जॉर्ब कर लेता है. सो देयर आर मल्टीपल मैकेनिज्म्स इन विच living organisms respire in order for them to continue their existence in this earth. So students, with this we come to the end of this chapter. इसकी जितनी भी exercises है आप खुद से करिए.